आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, कहानी का नाम है मछली रानी। कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वे मैंने कौन थे, मैं क्या बताऊँ। वैसे देखा जाए तो वो मेरे कोई भी न होते थे। होते भी तो कैसे, मैं ब्राह्मण, वे क्षत्रिय, मैं स्त्री, वे पुरुष। फिर न तो रिश्तेदार हो सकते थे और न ही मित्र। क्या यह कह डाला है मैंने, मित्र? भला किसी स्त्री का कोई पुरुष भी मित्र हो सकता है? और यदि हो भी तो क्या इसे समाज बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो किसी पुरुष का किसी स्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना भी पाप है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के किसी प्रकार का व्यवहार रखती है, प्रेम से बातचीत करती है, तो वह स्त्री भ्रष्टा है, चरित्रहीना है। नहीं तो पर पुरुष से मिलने जुलने का और क्या मतलब हो सकता है? खैर, न तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है, न समाज से कुछ सरोकार। समाज ने तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंक दिया। फिर मैं ही क्यों समाज की परवाह करूं? मेरे माता पिता साधारण स्थिति के आदमी थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मुझसे बड़े मेरे 3 भाई थे। मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने के कारण घर में मेरा लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ था। मेरे 2 भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुरानी रूढ़ियों के कट्टर पक्षपाती। यहाँ तक कि मेरा विवाह 9 साल की उम्र में ही करके गौरीदान के अक्षय पुण्य के भागी बनना चाहते थे। कई लोगों के और विशेषकर मेरे भाइयों के विरोध के कारण ही वे ऐसा न कर सके। जब मैं 5वीं अंग्रेजी में पढ़ रही थी, मेरी आयु 14 वर्ष के लगभग की, तब से मेरे माता पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई। वे योग्य वर की खोज में थे। ही के संयोग से ललितपुर के तालुकेदार राजा राम मोहन हमारे कस्बे में शिकार खेलने के लिए आए। कस्बे से लगा हुआ एक बड़ा जंगल था, जहाँ शिकार खेलने का अच्छा मौका था। उनका खेमा जंगल से बाहर कस्बे के पास ही था। कस्बे वालों के लिए यह एक खास तमाशा भी हो गया था। उनके टेंट में कभी मोनोग्राम बजता, कभी नाच गाना होता। लोग बिना पैसे के तमाशा देखने को झुंड के झुंड जमा हो जाते। एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई। मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो गई थी। हम लोग उन्हीं के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया। लौटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत सारे फल, मेवा और मिठाई इत्यादि भी रखवा दी। कस्बे की कई लड़कियां और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लौटते हुए उत्सुक नेत्रों से देखा, किंतु उस सवारी पर बैठकर मैं अनुभव कर रही थी कि जैसे मैं भी कहीं की रानी हूँ, और मैंने उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। दूसरे दिन राजा साहब ने स्वयं पिताजी को बुलावा भेजा और उनसे मिलकर 2-3 घंटे बाद जब पिताजी लौटे तो इतने प्रसन्न थे कि उनके पैर धरती पर भी नहीं पड़ रहे थे। ऐसा मालूम होता कि वे सारे संसार को जीत कर आ रहे हैं। आते ही उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और माँ से बोले, लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तारा का विवाह राजा साहब के मजले लड़के से तय हो गया। माता पिता दोनों ही इस संबंध से बड़े प्रसन्न हुए। मेरे भाइयों ने जब सुना कि तारा का विवाह एक तालुकेदार के विलासी लड़के से, जो मामूली हिंदी पढ़ा लिखा है, तय हुआ है, तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। किंतु उनके विरोध को कौन सुनता था? पिताजी तो अपनी हठ में पकड़े थे। उनकी समझ में इससे अच्छा घर और वर मिल ही नहीं सकता था। सबसे अधिक आकर्षक बात तो उनके लिए यह थी वह कि बहुत बड़े खानदान 20-20 से कनवाजियों के घर का लड़का था। फिर राजा से रिश्तेदारी करके कस्बे में उनकी इज्जत बढ़ न जाएगी क्या? इसके अतिरिक्त विवाह का प्रस्ताव भी तो स्वयं राजा साहब ने ही किया था। नहीं तो भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी यह प्रस्ताव कैसे ला सकते थे? सबसे बढ़कर बात तो यह थी कि दहेज के नाम से कुछ न देकर भी लड़की इतनी बड़े घर में ब्याही जाती थी। फिर भला इतने बड़े आकर्षों के होते हुए भी पिताजी इस प्रस्ताव को कैसे टाल देते? पिताजी मेरी किस्मत की सराहना करते रहते। मेरी तारा तो रानी बनेगी। रानी बनने की खुशी में मैं फूली फूली फिरती थी। भाइयों का विरोध करना मुझे अच्छा न लगता था, किंतु मैं उनके सामने कुछ कह न सकती थी। खैर, भाइयों के बहुत विरोध करने पर भी मेरा विवाह मजली राजा मनमोहन के साथ हो ही गया।
फूलों से सजी हुई मोटर पर बैठकर मैं ससुराल के लिए रवाना हुई। हमारे कस्बे और ललितपुर के बीच में केवल 27 मील का अंतर था। इसीलिए बारात मोटर से ही आई और मोटर से ही गई थी। जीवन में पहली बार मोटर पर बैठी थी। मुझे ऐसा मालूम होता जैसे हवा में उड़ रही हूँ। 27 मील तक मोटर पर बैठने के बाद भी जी न भरा था। यही चाहती थी कि रास्ता लंबा हो जाए और मोटर पर घूमा करूँ, किंतु क्या यह संभव था? आखिर को एक बड़े भारी महल के जनाने दरवाजे पर मोटर जाकर खड़ी हो गई। सास तो थी ही नहीं, इसलिए मेरी जेठानी बड़ी रानी जी परछन कर मुझे उतार कर ले गई। मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। स्त्रियां बारी बारी से मुंह खोल के देखने लगीं। कोई रुपया, कोई छोटे मोटे जेवर या कपड़े मेरी मुंह दिखाई में देकर जाने लगी। मेरी जेठानी बड़ी रानी ने भी मेरा मुंह देखा, कुछ बोली नहीं, ऊँ करके मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। मैंने सुना कि पास के किसी कमरे में किसी से कह रही थी, देखा बहू को क्या तारीफ के फूल बांध रहे थे। ससुर जी के कहने से तो बस यही मालूम होता था कि इंद्र की अप्सरा ही होगी, पर न रंग न रूप, न जाने क्यों सुंदर कह के कंगले की बेटी ब्याहकर अपनी इज्जत हल्की की। रोटी बेटी का व्यवहार तो अपनी बराबरी वालों से होता है। बिरजू की माँ, पर ससुर जी तो इसके रूप पर बिल्कुल लट्टू ही हो गए थे। मैं सुंदर नहीं तो क्या मुझे सुंदरता की परख भी नहीं। न जाने कितनी सुंदरियां देखी है, यह तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी न होगी। मालूम होता है कि उम्र के साथ साथ ससुर जी की आंखें भी सठिया गई है। मंझले राजा को डुबो दिया। बिरजू की माँ उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सुंदर तो है रानी जी, जैसी आप लोग हैं वैसी ही है, पर अभी बच्ची है, जवान होगी तो रूप और निखर आएगा। रानी तिलमिला उठी और बोली, रूप निखरेगा पत्थर, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है। फिर वे जग विरक्ति के भाव में बोली, जाने भी दो, अच्छा हो या बुरा हमें करना ही क्या है। जब मैं वहाँ अकेली रह गई, सारी औरतें चली गई, तो मेरी माँ की घर की खवासन ने सूना कमरा देखकर मेरा मुंह खोल दिया। शीशा उठाकर मैंने एक बार अपना मुंह ध्यान से देखा, फिर रख दिया। ढूंढने से भी मुझे अपने रूप रंग में कोई ऐब न मिला। पहली बार केवल 5 दिन ससुराल में रहकर मैं अपने पिता के साथ मायके आ गई। ससुराल के 5 दिन मुझे 5 वर्ष की तरह मालूम हुए। मैंने जो रानीपने का सुनहरा सपना देखा था वह दूर हो चुका था। ससुराल से लौटकर मैंने तो कुछ नहीं कहा, किंतु खवासन ने वहाँ के सब हालचाल बतलाए हैं। माँ ने कहा, तो क्या रानी केवल कहने के लिए होती है, भीतर का हाल हमारे घरों से भी गया बीता होता है। मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल से महीना सवा महीना ही रह पाई थी कि मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आया। राजाओं की इच्छा के विरुद्ध तिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते, न चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी। इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे जरा भी अच्छा न लगा, परंतु क्या करती, लाचार थी। सावन में जबकि सब लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं, मैं ससुराल रूपी कैद खाने में बंद होने चली। देवर के साथ मोटर पर बैठी। इस बार मैंने अपने छोटा सा हारमोनिया भी साथ रख लिया था। फिर ससुराल पहुंची। पहली बार तो मेरे साथ माँ के घर की खवासन थी। इस बार हारमोनिया और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़कर कुछ न था। मेरा जी एक कमरे में चुपचाप बैठे बैठे घबराया करता। घर में कोई ऐसा न था जिससे घंटे 2 घंटे बातचीत करके जी बहलाती। केवल छोटे राजा, मेरे देवर की बातें मुझे अच्छी लगती थी, किंतु वो भी मेरे पास कभी कभी और अधिकतर बड़ी रानी की नज़र बचा कर ही आते थे। मैं सारे दिन पुस्तकें पढ़ा करती, पर पुस्तकें थी ही कितनी, 8-10 बार पढ़ गई। छोटे राजा कभी कभी मुझे अखबार भी लाकर दिया करते थे, किंतु सबकी आंख बचाकर। घर में सबके काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियाँ थी। मुझे घर में कोई काम न करना पड़ता। मेरी सेवा में भी 2 दासियाँ सदा बनी रहती, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि मैं उनके बीच कैद हूँ, क्योंकि मेरी राई रत्ती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती थी। उन दासियों में से यदि मैं किसी को किसी काम से कहीं भेजना चाहती, तो मेरे कहने मात्र से वे कहीं जा भी नहीं सकती थी। उन्हें बड़ी रानी के हुक्म लेना पड़ता था। यदि उधर से स्वीकृति मिल जाती
तो मेरा काम होता, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हर माह मुझे खजाने के हाथ खर्च के लिए 150 रुपये मिलते थे, किंतु क्या मजाल थी, उनमें से एक पाई भी महाराज से बिना पूछे खर्च कर दूं। भीतर के शासन की भागदौड़ बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराजा मेरे ससुर के हाथ में। मेरे पति मजली राजा बड़े ही विलास प्रिय, मदिरा सेवी, शिकार के शौकीन और न जाने क्या क्या थे। मैं क्या बताऊं, वे बहुत सुंदर भी थे, किंतु उनके दर्शन मुझे दुर्लभ थे। 4-6 दिन में कभी घंटे आधे घंटे के लिए मेरे कमरे में आ जाते तो मेरा अहो भाग्य समझो। उनकी रूप माधुरी को एक बार जी भरकर पीने के लिए मेरी आंखें आज तक प्यासी हैं, किंतु मेरे जीवन में यह अवसर कभी ना आया। इस दिखावटी वैभव के अंदर मैं किसी प्रकार अपने जीवन को घसीटती जा रही थी। इसी समय मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में प्रकाश की एक सुनहरी किरण का आगमन हुआ। छोटे राजा की उम्र 17-18 साल की थी। वे बड़े नेक और होनहार युवक थे। घर में पढ़ने लिखने का शौक केवल उन्हीं को था। छोटे राजा मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे और मास्टर बाबू उन्हें पढ़ाया करते थे। घर में आने जाने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। घर में स्त्रियों की आवश्यक वस्तुएं बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू के जिम्मे था। इसीलिए वे घर में सबसे ज़्यादा परिचित थे। विवाह के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज़ थी। उन्हें मेरी ढाल चाल रहन सहन जरा भी न सुहाती। वे हर बात में मेरे ऐब निकालने की फिराक में रहती। तिल का ताड़ बनाकर मेरी जरा जरा सी बात को भी वे परिचित या अपरिचित जो कोई आता उससे कहती। शायद वे मेरी सुंदरता को मेरे ऐबों से ढक देना चाहती थी। यही बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की। वे तो घर रोज ही आते थे और रोज ही उनसे मेरी शिकायत होने लगी, किंतु इसका असर उल्टा हुआ। मैंने देखा तिरस्कार की जगह मास्टर बाबू का व्यवहार मेरे प्रति अधिक मधुर और आदरपूर्ण होने लगा। छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता। वे बहुधा मुझसे गाने के लिए आग्रह करते। मुझे तो अब गाने बजाने की और कोई विशेष रुचि रह नहीं गई थी, किंतु छोटे राजा के आग्रह से मैं अब भी कभी कभी गा दिया करती थी। एक दिन की बात है, जाड़े के दिन थे, किंतु आकाश बादलों से ढका था। मैं अपने कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। इतने में छोटे राजा आए और मुझसे बोले, मजली भाभी कुछ गाकर सुनाओ। मैंने बहुत टाल मटोल की, किंतु छोटे राजा न माने और उन्होंने बाजा उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने हारमोनियम पर गीत गोविंद का यह पद छेड़ा, विरह विरह रिय सरस बसंते नित्यई युवती जनेन सम सखी विरही जनस्य दुरंते ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर कर बिंत कोकिल कुंजत कुंजत कुंज कुटीरे। मास्टर बाबू भी न जाने कैसे और कहाँ से आए और पीछे आकर चुपचाप खड़े हो गए। छोटे राजा की मुस्कुराहट से मैं भाप गई। फिर पीछे कर जो उन्हें देखा तो हारमोनियम सरकाकर मैं चुपचाप बैठ गई। वे भी हंसकर वहीं बैठ गए। बोले, मजली रानी आप इतना अच्छा गा सकती हैं, मैंने आज ही जाना। छोटे राजा, अच्छा न गाती होती तो मैं क्या मूर्ख था जो इनके गाने के पीछे अपना समय नष्ट करता। इधर यह बातें हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आई। क्रोध से बोली, यह घर तो अब भले आदमी का रहा ही नहीं, कहने लायक ही भी नहीं है। लाज शर्म तो सब जैसे धोकर पी ली हो। बाप रे बाप, हद हो गई। जैसे हल्के घर की है वैसे ही हल्की बातें यहाँ भी करती है। पास पड़ोस वाले सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे, यही न कि मजले राजा की रानी रांडियों की तरह गा रही है। बाबा बाबा, इस स्कूल में तो ऐसी कभी न हुआ था। इस स्कूल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुल को तो ना लजवाओ देवी। बाप के घर जाना तो भीतर क्या चाहे सड़क पर गाती फिरना, किंतु यहाँ यह सब न चलेगा। तुम्हें क्या, घर के भीतर बैठी बैठी चाहे जो कुछ करो, वहाँ आदमियों की तो नाक कटती है। एक सांस में इतनी सब बातें कहकर बड़ी रानी चली गई। मैंने सोचा शराब पीकर दूसरों की बाहों में बाहें डालकर टहलने से नाक नहीं कटती, गरीबों पर मनचाहे जुल्म करने पर नाक नहीं कटती। नाक कटती है तो सिर्फ मेरे गाने से। सो अब मैं बाजे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उस दिन से फिर मैंने बाजे को कभी नहीं छुआ और न छोटे राजा ने ही कभी मुझसे गाने का आग्रह किया। यदि वे आग्रह करते तब भी मुझे बाजा छूने का साहस न था। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर बाबू छोटे राजा को पढ़ाकर ऊपर से नीचे उतर रहे थे और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर ही मेरी उनसे भेंट हो गई।
ठिठक गए। बोले, कैसी हो मजली रानी? जीती हूँ, खुश रहा करो। इस प्रकार रहने से आखिर कुछ लाभ? जी को कैसे समझाऊं मास्टर बाबू? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो, उनसे अच्छा साथी संसार में तुम्हें कोई न मिलेगा। पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें लाऊं कहाँ से? लाने का जिम्मा मेरा। यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दिया करो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यह कौन सी बड़ी बात है मजली रानी? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें रखी हैं, उनमें से कुछ मैं तुम्हें ला दूंगा। इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हुई मैं ऊपर चली। वे बाहर चले गए। मैंने ऊपर आंख उठाकर देखा तो बड़ी रानी खड़ी हुई तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैं कुछ भी न बोलकर नीची निगाह किए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मास्टर बाबू समय से कुछ पहले ही आए। उनके हाथ में कुछ पुस्तकें थीं। वे छोटे राजा के कमरे में न जाकर सीधे मेरे कमरे में आए और बाहर से ही आवाज़ दी, किंतु दोनों दासियों में से एक भी वहाँ पे नहीं थी। इसीलिए मैंने ही उनसे कहा, आइए मास्टर बाबू। वे आकर बैठ गए। किताब और लेखक के नाम बताकर वे मुझे किताब देने लगे। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा, ये दोनों भाग हैं। यह है बाबू प्रेमचंद जी की रंगभूमि, इसके भी 2 भाग हैं। यह मैथिली बाबू का साकेत और यह पंत जी का पल्लव। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। तुम पढ़ लोगी तब मैं तुम्हें और भी ला दूंगा। इसके बाद वे साकेत उठाकर उर्मिला के लक्ष्मण की विदा का जो सुंदर चित्र मैथिली बाबू ने अंकित किया है, मुझे पढ़कर सुनाने लगे। इतने में ही मुझे वहाँ बड़ी रानी की झलक दिख पड़ी और इसके साथ ही मेरे कमरे के दोनों दरवाजे फटाफट बंद हो गए। मास्टर बाबू ने एक बार मेरी तरफ फिर दरवाजे की तरफ देखा। फिर वो बोले, भाई ये दरवाज़ा किसने बंद कर दिया है? खोल दो। जब कोई भी उत्तर न मिला तो मुझे भी क्रोध आ गया। मैंने तीव्र स्वर में कहा, यह दरवाज़ा किसने बंद किया है? खोलो। क्या मालूम नहीं कि हम लोग भीतर बैठे हैं? बड़ी रानी की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, ठहरो, अभी खोल दिया जाएगा। तुम लोग भीतर हो यही दिखाने के लिए तो दरवाज़ा बंद किया गया है, पर देखने वाले भी तो जरा आ जाएं। यह नारकीय लीला अब ज़्यादा दिन तक न चल सकेगी। नारकीय लीला? मेरा माथा ठनका। हे भगवान, क्या पुस्तक पढ़ना भी नारकीय लीला है? इस प्रकार लगभग 14 मिनट हम लोग बंद रहे। गुस्से में मास्टर बाबू का चेहरा लाल हो रहा था। उधर बाहर बड़े राजा, मजली राजा और महाराजा जी की आवाज़ मुझे सुनाई दी और उसके साथ ही कमरे का दरवाज़ा खुल गया। बड़ी रानी बोली, मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। अब अपनी आंखों से देखो। आंखें धोखा नहीं खाती। आज तक मैंने मजले राजा की विलासी मूर्ति देखी थी, आज मैंने उनका रुद्र रूप देखा। क्रोध से पैर पटकते हुए बोले, किरण कुमार, इस कमरे में तुम किसके हुक्म से आए? मास्टर बाबू भी उसी स्वर में बोले, मुझे किस कमरे में जाने का हुक्म नहीं, बड़े राजा। मास्टर बाबू, अब यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी कुशल है। वे मुझे ऐसी कुशल नहीं चाहिए। मैं पापी नहीं जो कायर की तरफ भाग जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मैं और मजली रानी दोनों ही पवित्र हैं और निर्दोष हैं। यह हरकत ईर्ष्या और जलन के कारण ही की गई है। बड़ी रानी गरज उठी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी की चोरी, उस पर भी सीना जोरी। मैं ईर्ष्या करूँगी तुमसे? तुम हो किस खेत की मूली? मैं तुम्हें समझती क्या हूँ? तुम हो एक अदना से नौकर और यह है कल की छोकरी, सो भी किसी रईस के घर की नहीं। ईर्ष्या तो उससे की जाती है जो अपनी बराबरी का हो। फिर बड़े राजा की तरफ मुड़कर बोली, तुम इसे ठोकर मार के निकलवा क्यों नहीं देते? तुम्हारे सामने ही खड़ा खड़ा जवान लड़ा रहा है और तुम सुन रहे हो। पहले ही कहा था कि नौकर चाकर को ज़्यादा मुंह न लगाया करो। महाराज बड़े गुस्से में बोले, किरण कुमार चले जाओ। इसी समय न जाने कहाँ से छोटे राजा आ पड़े और मास्टर बाबू को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लिवा ले गए। वे चले गए। मुझ पर क्या बात होगी कहने की आवश्यक नहीं, समझ लेने की बात है। नतीजा सबका यह हुआ कि उसी दिन एक चिट्ठी के साथ सदा के लिए मैं विदा कर दी गई। एक इक्के पर बैठाकर एक चपरासी मुझे माँ के घर पहुँचाने गया। चिट्ठी मेरे पिताजी के नाम थी, जिसमें लिखा था कि आपकी पुत्री भ्रष्टा है, इसने हमारे कुल में दाग लगा दिया है।
इसके लिए अब हमारे घर में जगह नहीं। बात की बात में सारे मोहल्ले में मेरे भ्रष्टाचारण की बात फैल गई। यहाँ तक कि मेरे पिता के घर पे पहुँचने से पहले ही यह बात पिताजी के घर तक भी पहुँच गई थी। जब मैं पिताजी के घर पहुँची तो शाम हो चुकी थी। इस बीच माताजी का देहांत हो चुका था। भाई भी तीनों कॉलेज में थे। घर पर मुझे केवल पिताजी ही मिले। उन्होंने मुझे अंदर न जाने दिया, बाहर दलान में ही बैठाला। चिट्ठी पढ़ने के बाद वे तड़प उठे। बोले, जब यह भ्रष्ट हो चुकी है तो इसे यहाँ क्यों लाए? रास्ते में कोई खाई खंदक में न मिला जहाँ ढकेल देते। इसे मैं अपने घर नहीं रखूँगा। जाए, कहीं भी जाए, मुझे क्या करना है? मैं पिताजी के पैरों पर लौट गई। रोती रोती बोली, पिताजी मैं निर्दोष हूँ। पिताजी 2 कदम पीछे हट गए और कड़क कर बोले, दूर रह चंडालिनी, निर्दोष ही होती तू तो इतना बड़ा बवंडर ही क्यों उठता? उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो बैठे बिठाए अपनी बदनामी करवाते? जा, जहाँ जगह मिले समा जा, मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं। क्या करे, अंग्रेजी राज्य न होता तो बोटी बोटी काट के फेंक देता। इस मोहल्ले में समाज के कई ऊंची नाक वाले अगुआ या कई पास पड़ोस वाले भी जमा हो गए। सबने मेरा भ्रष्टाचार की बात सुनकर घृणा से मुंह बिचकाया। एक बोला, भाई अब तो यह घर में रखने लायक नहीं। जब ससुराल वालों ने ही निकाल दिया तो क्या पंडित राम भजन अपने घर रखकर जात में अपना हुक्का पानी बंद करवाएंगे? दूसरे ने पिताजी पर पानी चढ़ाया। अरे भाई, घर में रखे तो रखने दो, इनकी लड़की है, पर हम तो पंडित जी के दरवाजे पर पैर न देंगे। मैं फिर एक बार भीतर जाने के लिए दरवाजे की तरफ झुकी, किंतु पिताजी ने एक झटके में साथ मुझे दरवाजे से कई हाथ दूर फेंक दिया। कुल में दाग तो मैंने लगा ही दिया था। वे मेरे घर में रखकर क्या जात बाहर भी हो जाते? मैं दूर जाकर गिरी और गिरकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया, मेरे घर का दरवाज़ा बंद हो चुका था और मोहल्ले भर में सन्नाटा छा गया था। केवल कभी कभी 1-2 कुत्ते के भौंकने की शब्द सुनाई पड़ता था। मैं उठी, बहुत कुछ सोचने के बाद स्टेशन की तरफ चली। एक कुत्ता भूख उठा, जैसे कह रहा हो कि अब इस मोहल्ले में तुम्हारे लिए जगह नहीं। जब मैं स्टेशन पहुंची तो एक गाड़ी खड़ी थी। बिना कुछ सोचे विचारे मैं गाड़ी के एक जनाने खाने डिब्बे में बैठ गई। गाड़ी कितनी देर तक चलती रही, कहाँ कहाँ खड़ी हुई, कौन कौन से स्टेशन बीच में आए, मुझे कुछ पता नहीं। किंतु सवेरे जब ट्रेन कानपुर पहुंचकर रुक गई और एक रेलवे कर्मचारी ने आकर मुझे उतरने को कहा तो मैं जैसे चौंक सी पड़ी। मैंने देखा पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली हो गई है। स्टेशन पर भी यात्री बहुत कम थे। ट्रेन से उतरकर मेरी समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाऊँ। कल इस समय तक जो एक महल की रानी थी, आज उसके खड़े होने के लिए भी स्थान न था। बहुत देर बाद मुझे एकाएक ख्याल आया कि सत्याग्रह संग्राम तो छिड़ ही हुआ है, क्यों न मैं भी उसमें चलकर स्वयं सेविका बन जाऊं और देश की सेवा में जीवन बिता दूं। पूछती हुई मैं किसी प्रकार कांग्रेस दफ्तर पहुंची। वहां पर 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास किसी कांग्रेस कमेटी का प्रमाण पत्र है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे स्वयं सेविका बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैं इसी प्रकार कई संस्थाओं और सुधारकों के दरवाजे भटकी, किंतु मुझे कहीं भी आश्रय न मिला। विवश होकर मैं भूखी प्यासी चल पड़ी, किंतु जाती कहाँ, थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। मैं अपनी अवस्था पर विचार किया। मैं आज रानी के पद की भिखारिन हो चुकी थी। मेरे सामने भिक्षावृत्ति को छोड़कर दूसरा उपाय ही क्या था। इसी समय न जाने कहाँ से एक भिखारिन बुढ़िया भी उसी पेड़ के नीचे कई छोटी छोटी पोटलियाँ लिए हुए आकर बैठ गई। बड़े इत्मीनान के साथ अपने दिन भर के मांगे हुए आटे दाल चावल को अपने चीथड़े में अच्छी तरह बांधकर बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। मैंने भी उसकी ओर देखा। दुख में भी एक प्रकार का आकर्षक होता है, जिसने क्षण भर में ही हम दोनों को एक कर दिया। भिखारिन बहुत बूढ़ी थी, उसे आंख से कम दिखता था। भिक्षावृत्ति करने के लिए अब उसे किसी सारथी या सहारे की ज़रूरत थी। मैं उसी के साथ रहने लगी। कई बार मैंने आत्महत्या करना चाही, किंतु उस समय ऐसा मालूम होता कि जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ लेता हो। मैं आत्मघात भी न कर सकी। लगातार 1 साल तक भिखारिन के साथ रहकर मुझे भीख मांगना भी न आया।
आता भी कैसे। मैं बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई चलती, भीख वही मांगा करती। मैं जवान थी, सुंदर थी, पते चीटे कपड़े, मैले कुचले वेश में भी अपना रूप न छिपा सकती। मेरा रूप ही हर जगह मेरा दुश्मन हो जाता। अपने सतीत्व की रक्षा हेतु मुझे बहुत सचेत रहना पड़ता था और इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी स्थान बदलना पड़ता था। मेरे बदन की साड़ी फटकर तार तार हो गई थी। बदन ढकने के लिए साबित कपड़ा भी न था। प्रयाग में माघी अमावस्या के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। बुढ़िया ने कहा, वहाँ चलने पर हमें 3-4 महीने भर के खाने को मिल जाएगा और कपड़े के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। मैं बूढ़ी के साथ पैदल ही प्रयाग के लिए चल पड़ी। मांगते खाते कई दिनों में हम लोग प्रयाग पहुँचे। यहाँ पूरे महीने भर मेला रहता है। दूर दूर से बहुत से यात्री आते हैं। हम लोग रोज़ सड़क के किनारे एक कपड़ा बिछाकर बैठ जाते और दिन भर भिक्षा मांगकर शाम को एक पेड़ के नीचे अलाव जलाकर सो जाते। एक दिन इसी प्रकार शाम को जब हम दिन भर की भिक्षावृत्ति के बाद लौट रहे थे, एक बग्घी निकली जिसमें कुछ स्त्रियाँ थीं। बुढ़िया एक पैसे के लिए हाथ फैलाकर गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर से एक पैसा फेंका गया। शाम को धुंधले प्रकाश में बुढ़िया जल्दी पैसा देख न सकी। वह पैसा देखने के लिए कुछ देर झुकी रही। उसी समय एक मोटर पीछे से और एक सामने से आ गई। बुढ़िया ने बचाना चाहा। मोटर वाले ने भी बहुत बचाया, पर बुढ़िया मोटर की चपेट में आ गई। उसे गहरी चोट लगी और उसे बचाने की चेष्टा में मुझे भी काफ़ी चोट आई। जिस मोटर की चपेट में हम लोग आ गए थे, उस मोटर वाले ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, किंतु दूसरी मोटर वाले रुक गए। उसमें से 2 व्यक्ति उतरे। मेरे मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। कई दिनों तक लगातार बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया, मैंने अपने आप को एक जनाने अस्पताल में पर्दा वार्ड के कमरे में पाया। एक खाट पर मैं पड़ी थी, मेरे पास ही दूसरी खाट पर भिखारिन मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। मैं खाट से उठकर बैठने लगी तो मास्टर बाबू पास ही कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मुझे उठते देखकर पास आकर बोले, अभी आप ना उठे, बिना डॉक्टर की अनुमति के आपको खाट से उठना नहीं है। क्यों? मैं पद की भिखारिन, मुझे ये साफ सुथरे कपड़े, नरम नरम बिछौने क्यों चाहिए? कल से तो मुझे फिर वही गली गली की ठोकरें खानी पड़ेगी ना। उनकी बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। वे बड़े ही करुण स्वर में बोले, मझली रानी, क्या तुम मुझे क्षमा न करोगी? तुम्हारा अपराधी तो मैं हूँ ना। मेरे ही कारण तो आज तुम राजरानी के पद की भिखारिन बन गई हो। जब मुझे उन्होंने मछली रानी कह के बुलाया तो मैं चौंक पड़ी। सहसा मेरे मुंह से निकल गया, मास्टर बाबू, 2-3 दिन में मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई, परंतु भिखारिन की हालत न सुधर सकी। एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके अंतिम संस्कारों से निवृत्त होकर मैं मास्टर बाबू के साथ उनके बंगले में रहने लगी, किंतु मैं अभी तक नहीं जान सकी कि वे मेरे कौन हैं। वे मुझ पर माता की तरह ममता और पिता की तरह प्यार करते हैं, भाई की तरह सहायता और मित्र की तरह नेक सलाह देते हैं, पति की तरह रक्षा और पुत्र की तरह आदर करते हैं। कुछ न होते हुए भी वो मेरे सब कुछ हैं और सब कुछ होते हुए भी वो मेरे कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।